हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आपके सामने चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस लेकर आई हूँ। आज हम पीडीएफ के थ्रू पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का ये भी एक पीडीएफ है आपकी बुक से ही, क्लास 10th की। तो आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है दैट इज़ द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस मीन्स कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमारे जो प्रोसेसेस हैं, हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनको ही हम लाइफ के प्रोसेसेस बोलते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड digestion, transportation and reproduction, these all are processes by which our life sustain. So let's start the chapter. Yes, as you see on the screen, the paragraph. Yes, we can see here. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ओवरव्यू हमें इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। इसके थ्रू हम जानेंगे कि एग्जैक्टली लाइफ प्रोसेसेस है क्या। तो सबसे पहले अगर हम लाइफ के बारे में जान रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ एग्जैक्टली है क्या। तो बेसिकली हम बचपन से, जब से हमने पढ़ना शुरू किया है, तो हमें बता दिया जाता था व्हाट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैम, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एंड दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, यू नो ऑल, है ना। तो अब जैसे कि इसमें पूछा गया है, इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चीइंग कर्ड or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. तो अगर हम एक कुत्ता देखते हैं दौड़ता हुआ, या फिर एक काव जो है वो खाना खाती है और वापस निकाल लेती है, और एक मैन तेज़ से लाउड करके स्ट्रीट पर चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो हम जानते हैं कि दीज आर लिविंग बींग्स। लेकिन अगर वो सब चीज़ें सो जाते हैं तब क्या होता है ना, तब क्या है, तब भी वो हम जानते हैं कि हाँ भाई वो सो रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं, है ना, प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स के बारे में क्या, कि आप कैसे पता करेंगे कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो हाँ, प्लांट्स के लिए सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि दीज आर ग्रीन्स, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि मैम वो ग्रीन है, शायद वो इसीलिए लिविंग है कि जो भी ग्रीन। अब उन चीज़ों का क्या करें, उन प्लांट्स का क्या करें जिनके लीव्स ही ग्रीन नहीं है। सो दे ग्रो एवर। तो अब हम उनको कैसे पहचानेंगे कि दीज आर प्लांट्स एंड दीज आर लिविंग और नॉट, है ना। तो उसके लिए हमें कुछ और पता करना होगा कि हाउ वी कैन नो प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग। तो हम अपने आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं, तो हम देखते हैं हाँ उनमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रही होती है। तो ये भी एक हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें कैसे पता चलेगा कि दीज आर लिविंग और नॉन लिविंग। तो अब जैसे कि यहाँ प्लांट्स की बात हो रही है, वो मूवमेंट नहीं कर सकते, एक जगह रहते हैं, फिर भी उनकी ग्रोथ हो रही है। तो वो ग्रोथ किस एस्पेक्ट में होती है उसके बारे में हमें बताना था। तो जैसे अब वो एक जगह खड़े हुए हैं, फिर भी वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो वो ग्रोथ कहाँ, ऊपर की तरफ हो रही है, भले ही वो मूव नहीं कर पा रहे, लेकिन वो मूव करते हैं किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, तो उनकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन आप उनकी ग्रोथ को विजुलाइज नहीं कर सकते, है ना, विजुलाइज नहीं कर सकते उनके मूवमेंट को कि वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। वो धीरे धीरे बहुत ही लिटिल अमाउंट में ग्रो करते हैं। अब जैसे कि हम एनिमल्स की बात करें, है ना, तो उनके अंदर भी क्या है, एनिमल्स के अंदर हम सारी चीज़ें विजिबल कर सकते हैं, जैसे कि वी कैन ब्रीथ, है ना, वी कैन एक्सक्रीट। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। तो जो हमें बताता है कि ये डिफरेंसेस हैं लिविंग के लिए, ठीक है।
सो जो ये हमारे विजिबल मूवमेंट है, ठीक है, यही हमारे लाइफ को बताने के लिए एनफ करेक्टरिस्टिक्स है। तो अब बात करते हैं कि जो मूवमेंट है, चाहे वो वेरी स्मॉल स्केल्स पर हो, इनविजिबल है, उनको हम क्या बोलते हैं, नेकेड आइज से नहीं देख सकते, नेकेड आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि ये हमारे एज यू नो कि ऑल ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए होते हैं, और सेल्स में कुछ ना कुछ मूवमेंट चलता रहता है, और वो मूवमेंट्स मोलिकुलर लेवल पर होता है। तो यहाँ पर उस वाले मूवमेंट की बात की जा रही है। तो इज़ दिस इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या ये ज़रूरी है इनविजिबल मूवमेंट, जो मोलिकुलर मॉलिक्यूल्स का इनविजिबल मूवमेंट हमारी सेल के अंदर होता है, क्या वो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है? तो यस ऑफ कोर्स। अगर अगर हमने पता है कि अगर हम किसी बायोलॉजिस्ट से पूछें या फिर किसी से भी, तो आंसर आएगा यस, बिकॉज जो मॉलिकुलर मूवमेंट है, जो मॉलिकुलर मूवमेंट है वो आपकी सेल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज जो हम खाते हैं, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है सेल के अंदर, और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, और फिर रीबिल्ड सिंथेसाइज होता है बॉडी के अंदर। क्यों सिंथेसाइज होता है? बिकॉज वी वांट एनर्जी। एनी वन एनी वन इन दिस प्लानट विच इज़ लाइफ, जो ज़िंदा है, उसे ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? इन्हीं सब फूड से, है ना? तो ये फूड क्या है? ये भी तो एक टूटने, जब इनका टूटते हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, और यही मॉलिक्यूल्स रीबिल्ड होते हैं बॉडी में के अंदर, और उनसे एनर्जी जनरेट होती है बाय वेरियस अदर प्रोसेसेस, जिनको हम आगे जानेंगे। ठीक। तो वाई आर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट्स नीडिड फॉर लाइफ? मॉलिकुलर मूवमेंट फिर ज़रूरी क्यों है लाइफ के लिए? अगर ये ना हो तो क्या होगा, ये भी हमें पढ़ लेना चाहिए कि भाई ये क्यों ज़रूरी है। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो अभी जैसे मैंने भी बताया कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, उसके पास टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स हैं, है ना? जैसे हमने पढ़ा था कि टिश्यूज़ हैव सेल्स, है ना, एंड सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन दैम एंड सो ऑन। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के, दिस ऑर्गेनाइज्ड ordered नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। तो ये जो है ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में जो है लिविंग स्ट्रक्चर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये ऑर्डर ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या ऑर्गेनिज्म लंबे टाइम तक जीवित रहेंगे? आई मीन टू से कि जैसे हमने कहा कि सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म। अगर इनमें से एक भी चीज़ें ब्रेक डाउन कर दें, हम टिश्यूज़ को तोड़ दें या फिर सेल्स को ही तोड़ दें, तो क्या कोई एग्जिस्ट करेगा? तो आंसर क्या आएगा? नो, नो, नो। तो यही है बेसिक, हमने क्योंकि पिछली क्लास में पढ़ लिया था, 9th क्लास में, तो यहाँ तक तो आई थिंक सभी बच्चे जानते ही होंगे। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, अगर कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि हमारी जो सेल्स है वो ब्रेक डाउन हो रही है, तो वहाँ पर नई सेल्स रीबिल्ड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे ही ब्रेक डाउन होता रहा तो फिर हम जीवित ही नहीं बचेंगे, हम लाइव ही नहीं, लिविंग ही नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, वहाँ पर रिपेयरिंग और मेंटेनिंग का प्रोसेसेस चलते रहते हैं, उनको स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। एंड सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। क्योंकि ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स ऑल द टाइम अराउंड जो है घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो अब हम जान लेते हैं व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि मेंटेनेंस प्रोसेस है क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एज यू कैन सी 6.1 व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों, अगर आप अपनी बुक लेकर बैठ सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखो, अगर कभी भी इस बात से नहीं बोलना कि मैम आप क्या बोलते हैं, स्लाइड नहीं है, या फिर आप कैसे पढ़ा रहे हो। बेटा, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कभी कम नहीं हो सकते, कम नहीं हो सकते इन द सेंस कि जो भी हमारे पास है उसको यूटिलाइज करके अपने काम में लेना सीखो। कम में जो ज़्यादा प्रोड्यूस करे
वही तो असली चीज़ है। तो इसीलिए जो भी है, ठीक है, आपके पास बुक्स हैं, बुक्स लेकर बैठो। और बिकॉज मैं लाइन टू लाइन तुम्हें बता रही हूँ 6.1 व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, तो यू हैव टू लिसन केयरफुली with your full concentration. Okay, so now start with 6.1 what are life processes. Life processes है क्या? तो the maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. अब ये क्या है? मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वो तब भी हो रहे हैं जब आप कुछ कर रहे हैं, और तब भी हो रहे हो जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस हो कैसे रहा है, क्या है इसके पीछे, वो सब हम अब यहाँ पर्टिकुलरली है, तो ये ओवरव्यू चैप्टर का तो ठीक, लेकिन हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम बैठे हों क्लास के अंदर, जैसे कि अभी आप बैठे हो और सुन रहे हो मुझे, तब भी वो सारे प्रोसेसेस हमारी बॉडी में, जैसे कि ब्रीदिंग वगैरह, है ना, आप सोच रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। और जब आप सो रहे होते हैं तो तब भी ये प्रोसेसेस होते हैं, मतलब, है ना। तो दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन, चलती रहती है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब्स आर लाइफ प्रोसेसेस। ये जो प्रोसेसेस हैं जो कि एक साथ काम करते हैं मेंटेनेंस जॉब का, उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो आई थिंक अभी तक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ हम चलते हैं। यस, दिस वन ओके बेटा। सो एक्सक्यूज मी। यस, तो हमारा ये वाला पैराग्राफ है, सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। अब हमें ये भी पता करना है कि भाई, एक्सक्यूज मी, हाँ, कि जो हमारा मेंटेनेंस प्रोसेस है उसको नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, मेंटेनेंस प्रोसेस को ज़रूरत है कि वो मतलब उसको बचाना है हमें ब्रेक डाउन से, ठीक है। प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर दैम। तो इसके लिए हमें क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये एनर्जी एक्चुअली आती कहाँ है फिर? भाई जो भी हमारी बॉडी में मेंटेनेंस का प्रोसेस हो रहा है, मेंटेनेंस क्या है, बनना और बिगड़ना, ठीक है। सेल्स टूट रही हैं, नहीं बन रही है, तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो एनर्जी बेसिकली आती कहाँ से है? तो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एज यू नो वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, है ना। खाना से हमें क्या मिलती है? फाइनली हमने पढ़ा है कि खाने से हमें एनर्जी मिलती है। अ प्रोसेस वी कॉमनली ओ कॉल न्यूट्रिशन। उसी प्रोसेस का नाम तो हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन ही तो है। तो इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बढ़ रहा है तो हमें क्या है, बाहर से एडिशनल रॉ मटेरियल देने होंगे। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो 1 साल का था, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तुम 1 साल के थे शायद तुम्हारी डाइट को छोड़ दी, लेकिन आज तुम एक टीनेजर हो तो डाइट को छोड़ है, तो इट मीन्स आपका साइज़ बढ़ा तो आपकी एनर्जी की डिमांड बढ़ी, एनर्जी की डिमांड बढ़ी तो आपको क्या हुआ, खाना भी आपको, फूड भी ज़्यादा चाहिए। सो तो सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। अब ये कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चों? अब क्योंकि जितनी भी हमारे लाइफ है अर्थ के ऊपर, वो सब की सब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही डिपेंड है। आई थिंक आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, तो आपने पता है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बेसिकली इस प्लेनेट के ऊपर जो फूड का सोर्सेज हैं, दीज कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल ही है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इन कार्बन सोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। कैसे? कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट काइंड्स का न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस रखते हैं। भाई एक छोटा सेल है, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो डिमांड होंगी वो कम होंगी और ईजियर होंगी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स लेवल, यानी कि एज यू नो कि पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे किंगडम्स ऊपर को जा रहे थे तो वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म और ऑल्सो इंक्रीजेज। सो
वही चीज़ यहाँ पर हमें बताई जा रही है। द अब यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ हम देख लेते हैं, दिस वन, यस, दिस पैराग्राफ। सो द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वाइड। ये जो हमारे आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो अलग हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल के, हम उसके अंदर रह रहे हैं, हम उसके कंट्रोल में हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वैसे ही जो ये एनर्जी के सोर्सेज हैं, इसीलिए नीड टू बी ब्रेक डाउन और बिल्ड अप इन द बॉडी। हम देखिए बच्चों, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो अपने हिसाब से काम करती है, ठीक है। अगर हम बाहर से कोई भी प्लांट फूड ले रहे हैं तो वो प्लांट फूड क्या करेगा? प्लांट ही तो बनाएगा। प्लांट फूड है, अगर हम प्लांट फूड खाएंगे, जो प्लांट फूड का जो कॉम्बिनेशंस है, मॉलिक्यूलर जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट है, और हमारे जो फूड की, हमारा जो फूड है अंदर जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसका कॉम्बिनेशन अलग है। तो क्या होगा? रॉ मटेरियल की तरह हम उसको लेते हैं, अंदर लिया, वो ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद वो रीबिल्ड होगा, और उससे हम बॉडी हमारी अपने अकॉर्डिंगली एनर्जी को जनरेट करती है। तो यही सारा प्रोसेस अलग है, क्योंकि हमें पता चल चुका था प्रीवियस क्लास में ही कि जब बॉडी ही डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, तो उनके प्रोसेसेस भी डिफरेंट होंगे, उनके खाने के एनर्जी लेने के तरीके भी अलग होंगे। तो ये लाइन इसीलिए बोली गई है। तो नेक्स्ट तो यहाँ पर नेक्स्ट हमें बताया गया है कि कैन बी यूज फॉर द वेरियस मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स। क्या हम सब यूज़ कर सकते हैं इन मोलिकुलर मूवमेंट्स को लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स बॉडी नीड्स टू ग्रो। और उसके साथ साथ ये जो मॉलिक्यूल हैं अलग तरह के ये हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रो कराने में भी हेल्प करते हैं। तो इस सब चीज़ के लिए फॉर दिस आ सीरीज केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। एक केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो बॉडी में बहुत ज़रूरी हैं, और वो सीरीज़ में चलती हैं भाई। जैसे जैसे आप मान लो, हमने स्टार्टिंग से जाना कि एक ऑर्गेनिज्म क्या है, वो सेल है। एक सिंगल सेलुलर थे, फिर वो मल्टी सेलुलर हुए, फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स हुए, फिर टिश्यूज़ के फॉर्म में आए, फिर टिश्यूज़ से वो ऑर्गन सिस्टम बने, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज़ अ सीरीज़ हायरार्की यू कैन से। तो वैसे ही केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हर हमेशा घट रही होती हैं, यानी कि हमने रॉ मटेरियल लिया, अंदर गया, ब्रेक डाउन हुआ, और वो टूटा, और उन सब के लिए हम बाहर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, है ना। तो यही यहाँ पर बात की गई है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस यू आर ऑल्सो स्टडीइंग इन केमिस्ट्री। तो उसी की बात है यहाँ कि ये हमारे किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए ये रिएक्शन ही बहुत नेसेसरी है। तो फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। सभी को मालूम है कि भाई हम जितनी भी ऑक्सीजन है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एनवायरनमेंट से ही तो लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन हम बाहर से एक्वायर कर रहे हैं, and to use it in the process of breakdown of food sources of cellular needs is what we call the respiration। तो यही तो respiration है। what is respiration? कि भाई जो आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो बाहर से आपकी बॉडी के अंदर, वो ब्रेक डाउन हो जा रही है, किस किस मतलब वो यूज्ड हो जा रही है किस चीज़ के लिए? फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं वो एज इट इज़ खाने को नहीं खाने वाली, ठीक है, एज इट इज़ खाने को नहीं खाती है, उसको ब्रेक डाउन, उसको तोड़ा जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में उस लेवल तक जो कि सेल्स के अंदर मूव कर सके। तो ये सारा प्रोसेस अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अच्छे से जानेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर लेवल टूटते हैं, है ना, कैसे रीबिल्ड होते हैं, क्या क्या है, ये सारा का सारा इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस वन, यस, दिस इज, सो सॉरी, सो हाँ। तो अब यहाँ पर यही वाले पैराग्राफ की जो बात हुई है कि इन दिस केस
Hmm. In this case of a single cell organism, no specific organs or taking in food. आप सभी जानते हो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास ना तो माउथ होता है, ना कोई उसके पास ऊसोफेगस होती है, ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना। तो उसको ये सारे ये वो एक सिंगल सेल से ही वो कैसे ये सारे फंक्शन कर पा रहा है, तो यहाँ पर उसके बारे में भी जानना है कि नो स्पेसिफिक ऑर्गन दिस एंड दिस पैराग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव। तो नो स्पेसिफिक organs for taking in food, exchange of gases or removal of the waste may be needed because the entire surfaces of the organism in contact with the environment। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में है। और क्योंकि इसकी बॉडी एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में है तो वो क्या कर सकता है, इजीली एक्सचेंज कर सकता है गैसेस का और रिमूव कर सकता है अपने वेस्ट को, जो कि उसके लाइफ को सस्टेन करने के लिए नीडेड है। लेकिन अगर हम इन बात करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तो वी हैव, अगर हम अपनी बात करें तो वी हैव डिफरेंट different organs and their functions also different because the tissue are specialized to their function, we have studied in our previous class। so तो बट वॉट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस। अब क्या होगा कि बॉडी साइज जो है किसी का इंक्रीज हो जाए, द बॉडी डिज़ाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। भाई अब हम अपनी बात करें, हमारा जो स्किन है वो सरफेस एरिया जो है हमारी स्किन का वही तो कॉन्टैक्ट में है एनवायरनमेंट के, बाकी जो हमारी सेल्स हैं वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। तो अब क्या होगा, सिंपल डिफ्यूज़न अगर हो हमारी बॉडी में तो वो हमारी जो, अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो सिंपल डिफ्यूज़न से आपकी बॉडी में ब्रीदिंग नहीं पहुंच पाएगी और जिसे पहुंचने में पता नहीं साल भर लग जाए, है ना। तो सिंपल डिफ्यूजन से नहीं हो गई ये सारी चीज़ें, सारे रिक्वायरमेंट जो बॉडी की, या अगर अगर हम खाने की भी बात करें यहाँ, क्योंकि एक सिंगल सेलुलर क्या है कि वो एक सिंगल सेल से ही अपने खाने को भी अंदर ले रहा है, गैस को भी पास कर रहा है, ठीक है, एंड वेस्ट को भी बाहर निकाल रहा है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है ना। तो क्योंकि हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और वी हैव सम ऑर्गन्स फॉर दीज फंक्शंस, है ना। तो अगर हम कहें कि भाई डिफ्यूज़न से ये काम हो जाए तो नो, देर इज़ नॉट पॉसिबल, देर इज़ नॉट एनी पॉसिबिलिटी, है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अभी तक आई थिंक आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आया होगा, तो अब हम आते हैं हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस वन। सो अभी आपने प्रीवियसली देखा कि कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस ऑफ दे परफॉर्म, कि उनकी बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो स्पेशलाइज्ड है उनके काम के लिए, है ना। मल्टी सेलुलर हम भी तो क्या है, मल्टी सेलुलर है भाई, नंबर वन, मोर देन वन सेल्स जिसके भी पास हैं। अब वो आपने क्योंकि पिछली क्लासेस पढ़ चुकी हैं तो आई थिंक सो कि मुझे ये बार बार बताना नहीं पड़ेगा। तो वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ऑफ कोर्स वी नो, एंड विथ देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हम ये भी जानते हैं। तो इट इज़ देयर फॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट अपटेक ऑफ फूड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो इसीलिए यह भी बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होगी, जो हम फूड खाते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो सारा का सारा भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू से ही काम के लिए आ जाता है। तो हाउर दिस पजेज ए प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। फिर भी कैसे, सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो फूड है और ऑक्सीजन है वो एक अलग 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 प्लेसेस पर बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म में लिया जाता है। तो वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड दैम, लेकिन उनकी ज़रूरत तो पूरी बॉडी को है। और लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, वो हमारे लंग्स में जा रही है, खाना कहाँ जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे स्टमक में जा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें अब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जो उस ऑक्सीजन को और फूड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर सके। तो उसके लिए हमारे पास आता है एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि फूड और ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के पहुँचाता है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वैन केमिकल रिएक्शंस, यस दिस वन, यस
व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज़ द कार्बन सोर्स, जब केमिकल रिएक्शंस जो है कार्बन सोर्स को यूज़ करती हैं, एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशंस, और ऑक्सीजन को एनर्जी जनरेशन का यूज़ करती हैं, तो दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स, तो उनसे कुछ बाई प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे लिए कि नॉट ओनली यूजफुल यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन भी हार्मफुल, वो हमारी बॉडी के लिए क्या हो सकते हैं, वो ज़रूरी भी नहीं है हमारी सेल या बॉडी के लिए, और वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयर फॉर नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ये जो वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी ज़रूरत है हमारी बॉडी से बाहर निकालने की, उनको हमें बाहर निकाला जाना चाहिए। तो ये वेस्ट ही तो है, बिकॉज उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है बॉडी में, और वो दे में बी पॉइजनस, वो हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो जल्द से जल्द उनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है, एंड डिस्कार्ड आउटसाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड द एक्सक्रीशन। अब उसको बाहर निकालने वाले प्रोसेस का नाम क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमने इसको बोल दिया है एक्सक्रीशन। क्लियर स्टूडेंट्स? यस, दीज वेस्ट, दिस वन यहाँ पर है, ठीक है। दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयर फॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउट बाई आउटसाइड बाई द प्रोसेस कॉल्ड द एक्सक्रीशन। ओके स्टूडेंट्स, अगेन इफ द बेसिक रूल्स ऑफ द बॉडी डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, अगर हम दोबारा ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो डिज़ाइन है उसको फॉलो करते हैं, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड। एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू आएगा जो कि हमारा एक्सक्रीशन कराने में हेल्प करेगा, विच मीन्स दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू दिस एक्सक्रीटिव टिश्यू। देखो कितने अच्छे से एक लाइन में समझा दिया एनसीईआरटी ने, इसीलिए ही तो एनसीईआरटी धमाल है। तो विच मीन्स दैट, इसका मतलब है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वही वो ज़रूरी हो जाएगा। किस लिए? एक तो वो ऑक्सीजन पहुंचा रहा था, सबसे पहली चीज़ है ना, और जो फूड आप खा रहे हैं, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करके हर एक सेल्स तक ले जाने का काम किसका था? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। अब एक और काम आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, कि जो बाई प्रोडक्ट, वेस्ट बाई प्रोडक्ट है बॉडी के अंदर, उनको उनकी सही जगह पर पहुंचाना है। कौन सी उनकी सही जगह है? वो है एक्सक्रीटरी टिश्यू। तो वो सारा ट्रांसपोर्ट करेगा उस वेस्ट को, हर एक सेल से लेगा और कहाँ पहुँचा देगा उसको? एक्सक्रीटरी टिश्यू तक। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस मिलकर हमारी लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, चाहे हम उठ रहे हैं, सो रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, ये सारे प्रोसेसेस कॉन्टीन्यूसली स्पॉन्टेनियसली चल रहे हैं और हमारी लाइफ सस्टेन हो रही है, चाहे वो सिंपल सेल्स हों कोई, या फिर मल्टी सेलुलर हों, जैसे कि हम हैं, प्लांट्स हैं, और भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि यू कैन से नाइडेरियंस हैं, है ना, स्लेंट्रेट्स हुए हमारे, और एनिलीड्स हुए, जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, वो सब भी तो ऑर्गेनिज्म है। तो उन सभी के अंदर ये सारी प्रोसेसेस घट रहे हैं। तो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, तो आप अभी तक आज के लिए इतना ही, ठीक है, अभी इतना ही पढ़ेंगे। और जो ये आपके क्वेश्चंस हैं, आई थिंक सो कि अब ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि व्हाई इज़ द डिफ्यूजन इन insufficient to the meet of the oxygen requirement of the multicellular organism like humans। भाई ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये क्यों इनसफिशिएंट है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो ह्यूमंस के अंदर, है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम भी उसमें ही आते हैं ना, ह्यूमंस लाइक ह्यूमंस लिखा हुआ है, तो उसमें ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशिएंट क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस से चलता रहे? भाई आप उसको डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन देना चाहते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस है उसमें ये इनसफिशिएंट क्यों होगा ऑक्सीजन? क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो सिंगल सेलुलर है उनकी तो पूरी सरफेस जो है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, लेकिन हम जो ह्यूमंस हैं हमारा तो ऊपरी सरफेस एरिया यानी कि हमारी स्किन ही कांटेक्ट में ना एनवायरनमेंट के, बाकी हमारे अंदर का जो पार्ट्स हैं, अदर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम जो भी हमारा है वो कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के। अगर हम कहें कि भाई डिफ्यूज़न से आपको ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो ऐसा कभी भी इट
नहीं पॉसिबल हो सकेगा, है ना। जो जबकि ये पॉसिबल नहीं है तो हम कहेंगे कि ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वी हैव only upper layer, that is skin, which is contact in the by the environment. So the remaining organs will not gain oxygen. And अगर ऐसा होता भी है तो हमें सालों लग जाएंगे। तो what criteria do we use to decide whether something is alive? कौन से criteria हैं ये भी easy बता देंगे आप। what are outside raw material used for by an organism, कि कौन से आउटसाइड रॉ मटेरियल हैं वो जो कि ऑर्गेनिज्म से यूज्ड अप किए जाते हैं, ये भी बता देंगे। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, कि कौन से प्रोसेसेस हैं जो असेंशियल हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, आप ये भी बता देंगे। भाई कौन से प्रोसेसेस हैं, वही है जो भी हमने जाना, क्या मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कौन सा प्रोसेस होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे, है ना। हमें रेस्पिरेशन करना है ऑक्सीजन के लिए। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है कहीं पर भी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।